हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको भारत की संविधान सभा डिस्कस करने वाले हैं। संविधान सभा के बारे में जानेंगे हम। संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण किया था, हमारे भारतीय संविधान को बनाया था, उस संविधान सभा के बारे में हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। एमपीपीएससी की प्री की यूनिट 6 जो है, जिसमें भारतीय इंडियन पॉलिटी पूछी जा रही है, उसके अंतर्गत इसके पहले मैंने भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 कवर करवा दिया हूं। ये लेक्चर में संविधान सभा डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे ऐसे सिलेबस के अनुसार डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट बना दी है हमने आप लोगों के लिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो मैंने सारी यूनिटें कवर की हूं उनके भी डिस्क्रिप्टिव लिंक प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आइए शुरू करेंगे, ज्यादा देरी ना करते हुए। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। संविधान सभा, तो दोस्तों, संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। हमारे भारतीय संविधान जो कितना विशाल संविधान है, जो बहुत ही अच्छा संविधान है, उसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितने थे? तो देखो, संविधान सभा बनी थी तो उसमें सदस्य कहां से आए थे? तो वो भारत से ही लिए गए थे, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन सदस्य कितने थे? सदस्यों ने किया होगा, संविधान सभा में सदस्य थे। सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कितने हैं? 389 सदस्य थे। टोटल सदस्य कितने थे? 389, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य थे, और जो देसी रियासतें हुआ करती थी उससे 93 सदस्यों को लिया गया था, और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व थे। यानी कमिश्नरी क्षेत्र से चीफ कमिश्नर एरिया, एक सीए होता था जिसका फुल फॉर्म होता था चीफ कमिश्नर एरिया। चीफ कमिश्नर एरिया से 4 लोगों को लिया गया था। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या थी 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से थी 292 सदस्य और देसी रियासत के 93 थे, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन यानी पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, है ना। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। जो पहली बैठक में मुस्लिम लीग वालों थे, उन्होंने बहिष्कार कर दिया था, बोले सही नहीं है ये, तो बहिष्कार कर दिया गया था। फिर 3 जून 1947 के विभाजन योजना के द्वारा एक योजना बनाई गई जिसका नाम था 3 जून 1947 को एक योजना बनाई गई जिसका नाम था विभाजन योजना। अब उसने बहिष्कार कर दिया था, मुस्लिम लीग ने अब इसका बहिष्कार कर दिया था, और मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र चाहती थी। तो विभाजन योजना के द्वारा पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। तो पाकिस्तान ने अपनी पृथक यानी अलग से संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे समझ। पश्चिम बंगाल व पूरी पंजाब के प्रांतों के नए निर्वाचन किए गए। अब जब इनका अलग हो गया, विभाजन हो गया था, तो सीटों में, सदस्यों में भी कुछ परिवर्तन आया था, सदस्य सीटों में। तो देखो यहां लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल व पूरी पंजाब के प्रांतों में नए निर्वाचन किए गए। पुनर्गठन संविधान सभा में सदस्य इतने हो गए थे दोस्तों, 324। क्या पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाई ना, तो इसमें क्या हुआ था, यहां पे कम हो गए थे। पुनर्गठन वाला पूछेगा तो इसको लगाना है 324। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा बुलाई गई। तो पुनर्गठन संविधान सभा में 324 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा बुलाई गई। इसमें सदस्य संख्या थी 299 थी, जिसमें 70 देसी रियासत के प्रतिनिधित्व थे। तो ये कुछ तारीख इंपॉर्टेंट रहती है जो याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट वाला। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में भारत आया था। तो ये याद रखना है।
संविधान का निर्माण किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 जुलाई 1946 में किया गया था। उसके बाद देखिए संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई। कितनी निश्चित की गई? 389 निश्चित की गई। तो संविधान सभा में देखिए कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कितनी? 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल थे। तो समझ में आ गया, पूछा जा सकता है, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्य में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था दोस्तों। 389 में से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। इस कांग्रेस को इसमें 296 में चुनाव हुआ था। इसमें से कांग्रेस के 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 थे और अन्य जो थे 15 अन्य दल के थे। स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। तो ये डायरेक्ट याद रखना है, कांग्रेस के कितने थे? 208, मुस्लिम लीग के 73 थे, अन्य दल के 15 थे। ये डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, देखिए संविधान की पहली बैठक हो दोस्तों। संविधान की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई थी दोस्तों। नई दिल्ली में एक काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। अस्थायी का मतलब टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है संविधान सभा के टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे? यानी अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नाम याद रखें इनका, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग कर दी थी। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग कर दी थी। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, डायरेक्टली पूछा जाता है हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके संविधान सभा में प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं थे? तो वो हैदराबाद ऐसी रियासत थी। प्रांत व देसी रियासतों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारण 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटन किया गया था दोस्तों। 10 लाख की आबादी पर एक, यानी 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना जा रहा था वहां पे। तो ये समझ लीजिए इसको, बात को, है ना। 10 लाख की आबादी के स्थान पर एक सीट आवंटित या एक सदस्य चुना गया था। प्रांतों व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात के संविधान में प्रतिनिधित्व किया गया था। अगला, प्रांतों व प्रतिनिधित्व 3 मुख्य समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। मुस्लिम, सिख और साधारण तीन समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के 296 प्रतिनिधित्व तथा विभाजन सांप्रदायिक आधार पर 213 सामान्य के और 79 मुसलमान और 4 सिख थे। तो ये पूछा जा सकता है मुसलमान वाला, सिख वाला और ये सामान्य वाला। 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख थे। तो इसको याद रखना है। इसके अलावा संविधान सभा के सदस्यों की अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। अनुसूचित जनजाति एसटी के सदस्यों की संख्या पूछी जा सकती है। देखो परीक्षा में किस किस की पूछी जा सकती है। सामान्य की 213, मुसलमान की 79, सिख की 4 और एसटी की यानी अनुसूचित जनजाति की 33 थी। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या 15 थी दोस्तों, 15 थी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। कई बुकों में आपको 12 लिखा मिलेगा। वो कारण यह था कि बाद में 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, है ना। लेकिन आप ये 15 याद रखिए, इंपॉर्टेंट है।
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। स्थायी का मतलब परमानेंट अध्यक्ष, परमानेंट बन गए थे ये, परमानेंट हर समय के लिए, संविधान बनते टाइम तक के लिए हर समय के लिए अध्यक्ष बन गए थे, तो स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा जो बुजुर्ग व्यक्ति थे काफी वहां पे। और जो दूसरी बैठक हुई थी 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी दोस्तों, पहली बैठक, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। दूसरी बैठक के दिन राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन या अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको याद रखना है। अगला फैक्ट है, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को, देखो उसके अगले 2 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पेश किया था। उद्देशिका कब पेश किया, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देशिका प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था। उद्देशिका वही है दोस्तों हमारी प्रस्तावना, जो प्रस्तावना हम सामने संविधान में पढ़ते हैं वही प्रस्तावना पेश किया गया था इतनी तारीख को, ये हमारे संविधान की रूपरेखा ऐसी रहेगी, ऐसा प्रस्तावना रहेगा, ये पंडित नेहरू ने पेश किया था। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तारीख भी याद रखना है। 22 दिसंबर 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकृति के बाद, जो उद्देश्य प्रस्ताव जो था, प्रस्तावना हमारी भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना था उसको स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद संविधान सभा के संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई थी। तो उसको जब स्वीकार कर लिया गया था उसके बाद संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गई थी, कमिटीज बनाई गई थी। हर काम के लिए अलग अलग कमेटी, कौन सी कमेटी किस क्षेत्र में कार्य करेगी, ये किस टॉपिक में बात करेगी, तो ये सब कमेटियां बनाई गई थी दोस्तों, जिससे संविधान बनने में आसानी जाए और संविधान का काम जल्द ही पूरा हो। तो देखते हैं, तो देखिए संविधान की समितियां, तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 समिति के अध्यक्ष थे, नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति। तो ये अभी तक पूछा तो नहीं गया लेकिन याद रखना है, नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रारूप समिति जो है ये 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। इसमें 7 सदस्य थे दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता उन सदस्यों में से अध्यक्षता की थी किन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान की रूपरेखा कैसी रहेगी तो उसके बारे में इन्होंने बताया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक, संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। और हमारे भारतीय संविधान जब निर्माण हो रहा था उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं ये बी.एन. राव को कई देशों के संविधान का नॉलेज, कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था इन्होंने, और इन्हें ही बनाया गया था बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार। हमारा जब संविधान बन रहा था तो उसमें सलाह देने के लिए सलाहकार के रूप में, संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किए इन्होंने, जिनका नाम और बहुत बड़ा योगदान था बी.एन. राव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है और संविधान के जनक भी कहे जाते हैं, और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे, इनका नाम याद रखें। अगला देखिए, संघ समिति इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है दोस्तों, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो संघ समिति और संघ संविधान समिति दोनों एक ही है, अलग अलग लिख दिया है यहाँ पे। इन दोनों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे, ये याद रखना है। मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उप समिति, देखो मैंने क्या बताया, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.पी. कृपलानी थे। जे.पी. कृपलानी जो है ये झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखना है। झंडा समिति डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे.पी. कृपलानी। उसके बाद देखिए अल्पसंख्यक उप समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। तो समझ में आ गया ना।
तो वही मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति झंडा समिति सब जेबी कृपलानी, तो याद रख सकते हैं ये। तो इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो परीक्षाओं में बार बार पूछ लिए जाते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे? BN राव, याद रख सकते हैं आप। प्रारूप समिति का गठन या प्रारूप समिति को डिटेल में समझाया गया है क्योंकि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। BN राव जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान बनाने के समय जो हमारे संविधान सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करते हुए प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, एक तारीख याद रखना है आपको। प्रारूप समिति के अध्यक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। तो अध्यक्षता किसने की थी? प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में सदस्य संख्या 7 थी दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। प्रारूप समिति में सदस्य संख्या 7 थी। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। N गोपाल स्वामी अयंगर, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये, N गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी सदस्य थे। इनका नाम याद रखना है, यहां से नाम पूछे जा सकते हैं, कौन के नाम थे कौन के नहीं थे। उसके बाद तीसरे में अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ये कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो थे बॉम्बे से चुने गए थे दोस्तों। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो थे बॉम्बे से चुने गए थे। और सैयद मोहम्मद खां, ये इंपॉर्टेंट है इनका नाम, सैयद मोहम्मद खां, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये ब्रिटिश काल में असम रियासत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। जब ब्रिटिश काल चल रहा था उस टाइम में असम रियासत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये ब्रिटिश काल में असम रियासत के प्रधानमंत्री रहे हैं और संविधान सभा में उत्तर पूर्वी भारत से चुने गए थे। N माधव राव, नाम इंपॉर्टेंट है, N माधव राव के स्थान पर BL मित्र ने स्थान ले लिया था बाद में। N माधव राव के स्थान पर BL मित्र ने स्थान ले लिया था। सातवें थे DP खेतन क्या हुआ? DP खेतन 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णचारी को सदस्य बनाया गया था। तो DP खेतन की 1948 में मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो ये 7 सदस्य हैं, इन 7 सदस्यों के नाम आपको पता होना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के बन सकते हैं इनमें से कौन सदस्य नहीं था, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ये आपको करना है। एक नोट लिख रखा है, देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। कभी पूछा जा सकता है कहाँ से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से हुआ था, याद रखना है। और ये 7 सदस्यों के नाम याद रखना है। फिर से मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधव राव, इनके स्थान पर BL मित्र, डॉक्टर DP खेतन, इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को बनाया गया था। देखो, संविधान सभा का पुनर्गठन भी किया गया 3 जून 1947 को। योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने से भारतीय संविधान में कुल सदस्य संख्या 324 हो गई थी। कुल सदस्य संख्या 324 हो गई थी, जिसमें 235 स्थानीय प्रांतों के लिए और 89 देशी राज्यों के लिए थी। 235 स्थानीय प्रांतों के लिए और 89 देशी राज्यों के लिए थी। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया दोस्तों। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 299 हो गई थी। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 299 हो गई थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रांतीय सदस्य संख्या 229 थी और देशी रियासतों की संख्या 70 हो गई थी। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो उसको देखते हैं। प्रारूप समिति की रिपोर्ट एवं संविधान का वाचन।
तो देखिए वाचन क्या होता है, सबसे पहले जानना जरूरी। वाचन यानी रीडिंग। संविधान को बनने के बाद उसको कई दिन तक रीडिंग की गई थी, उसी को वाचन कहा गया है। तो प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। संविधान सभा ने संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है इसको। इस समय संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। जब संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय 284 सदस्य थे। तो समझ में आ गया संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इस कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे दोस्तों। हमारा जो भारत का विशाल संविधान है, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल मिलाकर 114 दिन बहस हुई थी। जो संविधान का प्रारूप था उसमें कुल मिलाकर 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपए का खर्च आया था। व्यय का मतलब खर्च होता है। 63,96,729। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, खर्च पूछा जा सकता है, बहस और ये तीनों याद रखना है। महीना कितने दिन लगे, ये तीनों चीजें याद रखना है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम पे मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। तो ये तो आप जानते ही हैं। अगला देखिए, 2-3 फैक्ट रह गए काम के। देखो संविधान में कुल अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद अर्थात 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 60वें नंबर का 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। हमारा संविधान बन के जिस दिन तैयार हुआ था 26 नवंबर को, उसी दिन ये अनुच्छेद सामने के ये कुछ 15 अनुच्छेद उसी दिन प्रवर्तित कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। लेकिन बाकी अनुच्छेद जितना पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र का मतलब ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहां शासन करते हैं, ऐसा गणतंत्र का मतलब ये होता है। हमारा देश वंशानुगत नहीं है, बल्कि ये जनता के द्वारा चुने गए शासक है यहाँ पे। तो ये समझ में आया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। संविधान लागू हो गया था और बन के तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। समझ में आ गया।
अगला फैक्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछी जा सकती है। 26 जनवरी को तो लागू हो गया था, उसके 2 दिन पहले अंतिम बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 26 नहीं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, तो याद रखना है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर उसके बाद 1951-52 में चुनाव होते हैं, उसके बाद फिर चुना गया था, यानी जीते थे, तो समझ में आ गया। एक बार मनोनीत और 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति रहे हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन के सदस्य में, कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, भारत आया था जुलाई 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। तो जुलाई 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। इस शिष्टमंडल में ब्रिटेन कैबिनेट के 3 सदस्य थे। एक का नाम था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे का नाम था A.B. अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था, भारत में शांतिपूर्ण सत्ता स्थानांतरित करने के लिए, भारत की जो शांतिपूर्ण सत्ता जो ब्रिटेन के हाथों में थी वो भारत के हाथों में स्थानांतरित करने के लिए बनाया गया था, स्थानांतरण करने के लिए आया था ये जुलाई 1946 में भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे, एक सदस्य का नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे का नाम था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और तीसरे का नाम था A.B. अलेक्जेंडर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ गया आपको। ये देखो 3 सदस्य थे, ये सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और ये अलेक्जेंडर। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये थे सामने के फैक्ट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से देखिए संविधान सभा के सत्र दिए हुए हैं, ये सत्र भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो 11 सत्र आयोजित हुए थे दोस्तों, 11 सत्रों में आयोजित किया गया था। पहला सत्र 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला था। दूसरा सत्र जो है वो 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 तक चला था। तीसरा सत्र जो है 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। चौथा सत्र जो था वो 14 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक के था दोस्तों। पांचवा सत्र 14 से लेकर 30 अगस्त 1947 तक। छठा सत्र 27 जनवरी 1948 तक। सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक था। आठवां सत्र था 16 मई से लेके 16 जून 1949 तक। और 9वां सत्र था 30 जुलाई से लेके 18 दिसंबर 1949 तक के 9वां सत्र था। 7वां सत्र 4 नवंबर 1948 से लेके 8 नवंबर 1949 तक था। 8वां सत्र 16 मई से लेके 16 जून 1949 तक। 9वां सत्र 30 जुलाई से लेके 18 दिसंबर 1949 तक था। 10वां सत्र था 6 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। और 11वां सत्र था 14 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। तो ये 11 सत्र आयोजित हुए संविधान के, तो इनको भी आपको एक बार देख लेना है। अब हम बात करेंगे यहां पे केंद्रीय मंत्रिमंडल की, जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो गठन किया गया था भारत में, उसके बारे में जानना है। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम रूप से अंदर की सरकार बनाई गई थी। तो इधर साइड ये मंत्रियों के नाम दिए हुए हैं, इधर साइड ये दिए हुए हैं किसके नाम है, ये विभाग के नाम। तो देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया था। गृह सूचना प्रसारण विभाग सौंपा गया था इनको। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री। सी गोपालाचारी, राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, शिक्षा विभाग सौंपा गया था। राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य विभाग। ये आसफ अली इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 1-2 बार परीक्षा में। आसफ अली ये रेल मंत्री थे। अंतरिम मंत्रिमंडल के, संविधान सभा में अंतरिम मंत्रिमंडल के मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री बनाए गए थे। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाए गए थे। जॉन मथाई इंपॉर्टेंट है, इनको उद्योग और आपूर्ति मंत्री, यानी उद्योग और आपूर्ति विभाग सौंपा गया था। जॉन मथाई मंत्री थे उद्योग और आपूर्ति के।
जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री बने थे, विधि मंत्री बनाए गए थे इनको। आई चंद्रीगार ये वाणिज्य मंत्री बनाया गया था दोस्तों, इनको वाणिज्य मंत्री। अली खां नाम के व्यक्ति थे, इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, अली खां। और मावलांकर जीपी मावलांकर, इन्हें अंतरिम सभाध्यक्ष बनाया गया था। मावलांकर को अंतरिम सभाध्यक्ष बनाया गया था। तो ये कुछ नाम यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखना है, जैसे कि आसाफ अली वाला, जगजीवन राम, ये रेल मंत्री बलदेव सिंह। तो अब देखिए यहाँ से संविधान सभा में महत्वपूर्ण दिनांकें दी हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो डायरेक्टली परीक्षा में आती है, तो इसको भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। 11 दिसंबर 1946 को पहली यानी दूसरी बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था। जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला फैक्ट है, फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब इसको उद्देशिका भी बोलते थे, उद्देशिका। इसे ही प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है जो हमारे सामने में हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये प्रस्तावना पेश किए थे नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। तो ये तारीख याद रखना है दोस्तों, पूछी जा सकती है। 22 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जो हमारा प्रस्तावना थी उसको स्वीकार कर लिया गया था, और तारीख ये है यहाँ पे दी हुई है। आगे देखते हैं अगला फैक्ट। 29 अगस्त 1949 को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। संवैधानिक सलाहकार थे हमारे BN राव, नाम याद रखना है इनका। 4 नवंबर 1947 को संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ था। प्रथम वाचन कब हुआ था पूछा जा सकता है। 15 से 16 नवंबर 1948 को द्वितीय वाचन हुआ था, और 17 से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन को संपन्न हुआ था। तो 3 वाचन हुए थे, 3 वाचन संपन्न हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी कारण संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर को, इस कारण मनाया जाता है। तो अंगीकृत पूछा जाएगा, संविधान अंगीकृत कब हुआ, तो 26 जनवरी 1947 को अंगीकृत हुआ। लेकिन लागू कब हुआ पूछेगा, तो 26 जनवरी 1950 को, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया। लेकिन ये अंगीकृत हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करा गया था। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज, इसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। तारीख आते रहती है, इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को साथ में, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, ये 50 है दोस्तों। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। तो ये समझ में आ गया, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए 1 दिसंबर 1947 की स्थिति के अनुसार भारत की संविधान सभा में सदस्यों की राज्यवार संख्या 229 थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया चुका है एक बार क्वेश्चन। 1 दिसंबर 1947 की स्थिति के अनुसार, 1 दिसंबर 1947 की स्थिति के अनुसार भारत की संविधान सभा के सदस्यों की राज्यवार संख्या कितनी थी, 229। इसको याद रख लीजिए, 229 कभी पूछा गया तो आपको याद रखना है। अब बात करेंगे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। महिलाओं की संख्या और नाम ये गलत लिखा है, 15 थी, है ना, 15 थी।
तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, 15 सदस्य महिलाएं थी। इन 15 का नाम हमको याद पता होना और इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी जो परीक्षा में इनकी जो विशेषताएं हैं पूछी जा सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट, तो उसको भी हम देखेंगे। तो 15 महिला सदस्य थी। 15 में पहली का नाम था दुर्गाबाई देशमुख, दूसरी का नाम था राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल ये भी रही हैं सदस्य। अम्मू स्वामीनाथन भी संविधान सभा में महिला सदस्य थी। सुचेता कृपलानी का नाम आपने सुना होगा। दक्षयानी वेल युद्धन, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्केरिनी, कमला चौधरी है, लीला राय इंपॉर्टेंट है, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित, ये 15 महिलाएं थी। इनको हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। तो देखिए आगे 15 महिलाओं का नाम तो आपको पता होना कि 15 महिला सदस्य थी। ये 15 के नाम क्या क्या थे। तो संविधान निर्माण के समय जो 15 महिला सदस्य थी, उन्होंने देश में संविधान निर्माण में क्या योगदान दिया है, उनसे उनका देश में क्या योगदान रहा है, तो उनके बारे में डिटेल जानना जरूरी है, क्वेश्चन बन जाते हैं। पहली बात करेंगे हम सबसे पहले अम्मू स्वामीनाथन की। अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल में हुआ था। केरल के पालघाट जिले के अनाकारा में ऊपरी जाति के हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पास 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट, मार्गेट, मालती, पटवर्धन, श्रीमती दादाभाई और श्रीमती अंबुजमल के साथ महिला भारत संघ का गठन किया था। उन्होंने इनके साथ मिलकर महिला भारत संघ का गठन किया था। यह वह साल 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा का हिस्सा बनी थी। तो संविधान सभा में चुनी गई थी वो मद्रास से निर्वाचित हुई थी। तो डायरेक्ट याद रखना है कहाँ से, मद्रास से। तो ये संविधान सभा में महिला सदस्य थी अम्मू स्वामीनाथन। तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है। अगला बात करेंगे दक्षिणानी वेला युद्ध। इसको वेला युद्धन भी बोल सकते हैं, वेला युद्धन, इंग्लिश में वेला युद्धन बोलेंगे। दक्षिणानी वेला युद्धन। तो दक्षिणानी वेला युद्धन का जन्म 4 जुलाई 1912 को कोचीन के बेलगाटी द्वीप पर हुआ था। कहां पे हुआ था? कोचीन के बेलगाटी द्वीप पर हुआ था। वहां शोषित वर्गों की नेता थी, जो शोषित वर्ग हुआ करते थे, जिनका शोषण किया जाता था, शोषित वर्गों की नेता थी। साल 1945 में दक्षिणानी को कोचीन विधान परिषद में राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया था। वहां 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। पहली और एकमात्र दलित महिला थी। संविधान सभा में चुनने वाली पहली और एकमात्र दलित महिला थी दक्षिणानी वेला युद्धन। अगला देखेंगे हम बेगम एजाज रसूल मल्हार कोटला के रियासत परिवार में पैदा हुई थी। और उनकी शादी युवा भूमि मालिक नवाब आजाज रसूल से हुई थी। किससे हुई थी? युवा भूमि मालिक नवाब आजाज रसूल से हुई थी। यह संविधान सभा की एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य थी। 1950 में मुस्लिम लीग भंग हो जाने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गई थी। तो महिला सदस्य पूछेगा, डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है। एकमात्र महिला सदस्य, मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम एजाज रसूल। नेक्स्ट महिला है दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को राजमुंद्री में हुआ था। आंध्र प्रदेश वाला राजमुंद्री है ये, राजमुंद्री में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने गैर सहभागिता आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने गैर सहभागिता आंदोलन में भाग लिया था। आंध्र केसरी कहे जाने वाले टी प्रकाशन के साथ इन्होंने मई 1930 में मद्रास शहर में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था।
1930 में मद्रास शहर में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था दुर्गाबाई देशमुख। नाम याद रखें, संविधान सभा में महिला सदस्य थी दुर्गाबाई देशमुख। तो अब अगला चलेंगे हंसा मेहता की। तो हंसा का जन्म 3 जुलाई 1897 को बड़ोदरा में रहने वाले मन्नू भाई नंद शंकर मेहता के यहाँ हुआ था। किसके यहाँ हुआ था? मन्नू भाई नंद शंकर मेहता के यहाँ। हंसा मेहता का नाम याद रखना, ये संविधान सभा में महिला सदस्य थी। हंसा ने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाज शास्त्र का अध्ययन किया था। कहां पे? इंग्लैंड में। हंसा मेहता ने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाज शास्त्र का अध्ययन किया था। यह एक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक शिक्षिका और लेखिका भी थी। एक शिक्षिका और लेखिका भी थी। तो हंसा मेहता का नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कमला चौधरी की बात करेंगे आप। कमला चौधरी का जन्म लखनऊ में समृद्ध परिवार में हुआ था। लखनऊ के समृद्ध परिवार में हुआ था। शाही सरकार के लिए अपने परिवार की निष्ठा से दूर जाने से वह राष्ट्रवादियों में शामिल हो गई। राष्ट्रवादियों में शामिल हो गई। उन्नीस में गांधी जी द्वारा शुरू की गई नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये पूछा जा सकता है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में कौन जुड़ी हुई थी? तो कमला चौधरी। लखनऊ में हुआ था जन्म, इंपॉर्टेंट है। और कमला चौधरी जो है इस संविधान सभा में महिला सदस्य थी। अगला बात करेंगे लीला राय की। लीला राय का जन्म अक्टूबर 1900 में असम के गोलपाड़ा में हुआ था। असम के गोलपाड़ा में हुआ था लीला राय का जन्म। इनके पिता डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते थे। राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते थे। 1937 में वह कांग्रेस में शामिल हो गई थी। दोस्तों, लीला राय जो थी वो 1937 में कांग्रेस में शामिल हो गई थी और अगले वर्ष बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति संगठन की स्थापना की थी। इन्होंने अगले वर्ष बंगाल प्रांतीय कांग्रेस महिला संगठन की स्थापना की थी। वह सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित महिला उपसमिति की भी सदस्य बन गई थी। जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित महिला उपसमिति की सदस्य भी बन गई थी। भारत छोड़ने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लीला राय और उनके पति को पार्टी गतिविधियों का पूरा प्रभार दिया था। जो पार्टी की गतिविधियां थी उसका पूरा प्रभाव सौंपे थे, पूरा प्रभाव दिया था। तो लीला राय याद रखना है, संविधान सभा की महिला सदस्य में से एक थी लीला राय। अब बात करेंगे मालती चौधरी की। तो मालती चौधरी का जन्म 1904 में पूर्वी बंगाल, वर्तमान में बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। मालती चौधरी 1921 में 16 वर्ष की उम्र में मालती चौधरी को शांति निकेतन भेज दिया गया था। मालती को शांति निकेतन भेज दिया गया था, जहां उन्हें विश्व भारती में भर्ती कराया गया था। जहां उन्हें विश्व भारती सभा में भर्ती कराया गया था। उन्होंने नाभ कृष्ण चौधरी से विवाह किया था। उन्होंने नाभ कृष्ण चौधरी से विवाह किया था, जो बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये याद रखना है, नाभ कृष्ण चौधरी बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने और साल 1927 में उड़ीसा चले गए। नमक सत्याग्रह के दौरान मालती चौधरी और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और आंदोलन में भाग लिया था। तो मालती चौधरी नाम याद रखना है, ये महिला सदस्य रही हैं संविधान सभा की। अगली बात करेंगे हम पूर्णिमा बनर्जी की। पूर्णिमा बनर्जी इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कमेटी की सचिव थी। ये डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है। पूर्णिमा बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की इलाहाबाद में सचिव थी। वह उत्तर प्रदेश की महिला में एक कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ी हुई थी, जो साल 1923 के दशक में अंत में स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थी। तो इलाहाबाद से स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थी पूर्णिमा बनर्जी, याद रखना है, महिला सदस्य थी। संविधान सभा में महिला सदस्य थी पूर्णिमा बनर्जी। तो देखिए अब अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 में लखनऊ में हुआ था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। यह कपूरथला के पूर्व महाराज की पुत्र हर नाम सिंह की बेटी थी। यह कपूरथला के पूर्व महाराज के पुत्र हर नाम सिंह की बेटी थी। इन्हें इंग्लैंड के डोरसेट में शेरबर्न स्कूल ऑफ गर्ल में शिक्षित किया गया था।
यानी कि ये इंग्लैंड में पढ़ी हैं। इंग्लैंड के डोरसेंट के शेरबॉर्न स्कूल ऑफ गर्ल में शिक्षित किया गया था। साल 1964 में इनकी मृत्यु के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स से उन्होंने अपनी देश की सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी थी। अपने देश यानी भारत की सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी थी। इसीलिए इसे राजकुमारी अमृत कौर कहा जाता है। तो राजकुमारी अमृत कौर संविधान सभा में चुनी गई महिला सदस्य थी। याद रखें, पूछा जा सकता है, नाम याद रखना है इनका। अब बात करेंगे हम रेणुका की। अब देखिए अगली है रेणुका। रेणुका एक ICM अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी की बेटी थी। ICM अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी की बेटी थी। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से BA की पढ़ाई पूरी की थी। साल 1934 में EWC के कानूनी सचिव के रूप में उन्होंने भारत में महिलाओं की कानूनी विकलांगता, जो भारत में महिलाओं की जो कानूनी विकलांगता थी, महिलाओं की जो स्थिति उसमें सुधार करवाया नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था दोस्तों। साल 1952 से 57 में इन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में राहत और पुनर्वास के मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राहत और पुनर्वास के मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इनके साथ ही वह साल 1957 में फिर 62 में वह लोकसभा में मालदा की सदस्य थी। तो समझ में आ गया। रेणुका नाम याद रखना है इनका। कौन थी? तो ये संविधान सभा में महिला सदस्य थी। अगला बात करेंगे अब सरोजिनी नायडू। तो इनको तो कौन नहीं जानता, सरोजिनी नायडू को। इनको आप कई बार फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था 13 फरवरी 1879 को। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था 13 फरवरी 1879 को। 13 फरवरी को ही दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस में मनाया जाता है 13 फरवरी को, जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली भारतीय महिला थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पे भारतीय मूल्य की पूछा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो भारतीय थी वो थी सरोजिनी नायडू। इन्हें भारतीय राज्य का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। तो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल यही थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश में बनी थी दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल जो किसी राज्य में बनी थी वो थी उत्तर प्रदेश में, इनका नाम था सरोजिनी नायडू। तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए, तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में बनी थी। इन्हें लोकप्रिय रूप से नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। जो सरोजिनी नायडू थी इन्हें लोकप्रिय रूप से नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। सुचेता का जन्म हरियाणा में अंबाला। तो ये इनके बारे में इतना ही है दोस्तों, यहाँ पे सरोजिनी नायडू के बारे में इतना ही, यहाँ तक के याद रखना है जो मैंने आपको बताया, जो परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम सुचेता कृपलानी की। सुचेता कृपलानी भी यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से चालू हुआ है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी के बारे में यहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों, तो यहाँ से इनके बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट महिला की बात करेंगे हम, जिनका नाम है सुचेता कृपलानी। इनसे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। इसको पंजाब के अंबाला भी बोल सकते हैं, क्योंकि पंजाब से ही अलग हुआ है हरियाणा। तो 1908 में हुआ था। इन्हें विशेष रूप में साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। जो भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। कृपलानी ने साल 1940 में कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की स्थापना भी की थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुचेता कृपलानी ने 1940 में कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की स्थापना भी की थी। और जो सुचेता कृपलानी थी दोस्तों, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश में बनी थी। भारत की पहली महिला CM या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट
लेडी की बात करेंगे हम विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में हुआ था। यह भारत के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बहन थी। साल 1932, 1933 और 1940 और 42 और 43 में अंग्रेजों ने इन्हें 3 अलग अलग जेलों में कैद कर दिया था। अंग्रेजों ने इन्हें 3 अलग अलग जेलों में कैद कर दिया था। राजनीति में विजय का लंबा कैरियर आधिकारिक तौर पर इलाहाबाद नगर निगम में चुनाव के साथ शुरू हुआ था। तो इलाहाबाद नगर निगम में इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव के साथ इनका कैरियर जो है लंबा कैरियर राजनीति के क्षेत्र में शुरू हुआ। 1936 में यह संयुक्त प्रांत की असेंबली के लिए चुनी गई थी। 1936 में यह संयुक्त प्रांत की असेंबली के लिए चुनी गई थी और साल 1937 में स्थानीय सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। स्थानीय सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री रही है। ऐसा पहली बार था जब एक भारतीय महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। ऐसा पहली बार था जब एक भारतीय महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला भारतीय राजदूत भी रही है। ये जो विजय लक्ष्मी पंडित है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत भी रही हैं, ये याद रख सकते हैं आप। अब आखिरी महिला सदस्य देखिए, एनी मस्करेन का जन्म केरल। एनी मस्करेन नाम याद रखना है इनका दोस्तों, ये संविधान सभा में चुनी गई महिला सदस्य थी। तो एनी मस्करेन का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम में एक लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ था। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ था। यह त्रवणकोर राज्य में कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिला में से एक थी और त्रवणकोर राज्य कांग्रेस कार्यकारिणी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला भी थी। मस्करेन भारतीय आम चुनाव में 1951 में पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई थी। यह केरल की पहली महिला सांसद थी। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, यह केरल की पहली महिला सांसद थी एनी मस्करेन। तो समझ में आ गया आपको एनी मस्करेन। तो ये हमने पूरे महिला पढ़े दोस्तों, पूरी महिला पढ़े हमने। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। ये 15 महिलाओं के बारे में हमने डिस्कस कर लिए, इनका क्या योगदान रहा है वो जाने हमने। देश के संविधान के निर्माण में इनका क्या योगदान रहा है और ये कौन थी, सबके नाम और सबके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की हमने कोशिश की है। इस तरीके से हमारा संविधान सभा वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। संविधान सभा जो इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम आगे का यूनिट नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक वहाँ लिख रखे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।